नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में बात करेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट के एक नए एक्ट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये कहा जा रहा है कि इस एक्ट के बाद अगर कोई भी पर्सन लैंड ग्रैबिंग करता है, लैंड इंक्रोच करता है, तो उसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में बुक किया जा सकता है। अभी कौन सा एक्ट है ये? तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1959, इसे यहाँ पे अमेंड किया गया है। अमेंड करने के बाद ये कहा है कि कोई भी पर्सन इंक्रोच करता है ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करती है, वो एक कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल एक्ट माना जाएगा और उसे तुरंत बुक कर लिया जाएगा। अब यहाँ एग्जैक्टली इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का डिफरेंस होता है, कैसे ये पहले एक्ट काम करता था और अब क्या-क्या चेंजेस, और साथ ही साथ देखेंगे, आपको याद होगा एक प्री टेम्पल मूवमेंट भी तमिलनाडु में चला था, वो इसी एक्ट के बारे में था, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। स्टडी आईक्यू पर विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान जुडिशरी के हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हैं। बाकी जुडिशियल कोर्सेज भी आप परचेज कर सकते हैं। अब देखो, बिल जो है वो इसलिए पास किया गया क्योंकि कहा जा रहा था कि इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस हो रहे हैं एंक्रोचमेंट के। जितनी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्रॉपर्टीज बिलोंग करती हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, वहां पे एंक्रोचमेंट काफी ज्यादा देखे जा रहे थे, और जो ऑफेंसेस थे काफी सीरियस नेचर के थे। अभी जो एंडोमेंट एक्ट 1959 का था, उसके पास ऐसी कोई सीरियस पावर्स नहीं आप कहें, या फिर सीरियस ऐसे कोई भी पेनलाइज करने की पावर्स नहीं थी। तो इसके लिए लोग बहुत ज्यादा नॉन सीरियस थे। लोगों को लगता था कि अगर हम यहाँ पे लैंड ग्रैब कर भी लेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ चेंजेस लाने पड़े। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये कह रही है कि कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है ऐसा कोई भी पर्सन जो उस मंदिर से जुड़ा है, जिसको इंटरेस्ट है उस मंदिर के अफेयर में। लेटेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है हिंदू टेम्पल्स की, तो कोई हिंदू पर्सन है, उसको ऐसा लगता है किसी पर्सन ने लैंड ग्रैब की है, तो वो भी अब कंप्लेंट कर सकता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब पहले जान लेते हैं एग्जैक्टली कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, फिर समझेंगे क्या चेंजेस किए गए हैं। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर अपने, लेकिन पुलिस ऑफिसर को लगता है कि एकदम ड्यू डिलिजेंस है, पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पे जो भी क्राइम हुआ है वो वाकई में सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो शेड्यूल फर्स्ट ऑफ सीआरपीसी के चलते या किसी भी लॉ के चलते जो भी इस समय फोर्स में है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, कन्विक्ट कर सकता है बिना वारंट के, एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है बिना कोर्ट की परमिशन के। याद रखिएगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस इंस्पेक्टर को या फिर पुलिस डिपार्टमेंट को कोई परमिशन नहीं चाहिए होती। वो एक एफआईआर रजिस्टर करते हैं और आपके अगेंस्ट केस स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो हेनियस क्राइम के लिए रखे गए हैं, मतलब ऐसे क्राइम जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। किसी का कार थेफ्ट हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, उसके लिए आप कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको नहीं बना सकते। आप याद हो, आपको पता होगा, अगर आपका कभी मोबाइल थेफ्ट हुआ होगा तो आप एक एनसीआर लिखवाते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखवाते हैं, एफआईआर नहीं लिखे जाते। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए ये माना जाता है कि ऐसे वो ऑफेंसेस जो सोसाइटी के अगेंस्ट है, ठीक है, जो ह्यूमन के अगेंस्ट है, जैसे किडनैपिंग, थेफ्ट, डाउरी, डेथ, बड़े बड़े ऑफेंसेस, मर्डर, रेप, ये सब कॉग्निजेबल होते हैं। इसमें सीधा एक कॉग्निजेबल एफआईआर जो है, वो एक रिपोर्ट जो है लिखी जाती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बिना कोर्ट से पूछे स्टार्ट कर देती है। एफआईआर मैंडेटरी होती है, तो एक बार हम प्रोसेस भी देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो मेंशन है वो सीआरपीसी के सेक्शन 154 में है। सेक्शन 2C सीआरपीसी का ये कहता है, कोई भी ऑफेंस जहां पे पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो कन्विक्ट को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। जैसा मैंने बताया, ये ऑफेंस जो है वो सीरियस नेचर के देखे गए। अब लीगल प्रोसीजर क्या है? पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, डायरी एंट्री करी, एफआईआर रजिस्टर करी, अरेस्ट किया अक्यूज को, रिमांड लिया, ठीक है, कोर्ट से जाके रिमांड ले लिया। इन्वेस्टिगेशन जो है सेक्शन 156 में सीआरपीसी के शुरू कर दी, चार्जशीट सेक्शन 173 में फाइल कर दी, इंक्वायरी करी, ट्रायल हुआ और फाइनल जजमेंट आ गई। तो ये पूरा प्रोसीजर है कॉग्निजेबल ऑफेंस का। अब जैसा कि हमने देखा कि पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लीट पावर होती है, तो क्या ये पावर मिसयूज की जा सकती है? बहुत इंस्टेंसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे ये पावर मिसयूज बहुत हुई है। कोर्ट भी इसको लेकर खासा चिंतित रहा है। जिस जोगिंदर कुमार केस में, डीके बसु केस में, लॉ कमीशन की 177 154 रिपोर्ट में भी यही कहा है कि जो वाइड पावर्स हैं पुलिस को दी हुई है ना, इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। इसलिए 2009 में एक अमेंडमेंट लाया गया सीआरपीसी में, और ये कहा गया कि पावर टू अरेस्ट अ पर्सन against whom a reasonable complaint or a reasonable suspicion exists। पुलिस अरेस्ट करते समय ये देखे कि यार जो कंप्लेंट है वो रीजनेबल नेचर की है, कहीं कोई आपस में किसी के दो लोगों के डिस्प्यूट तो नहीं था और किसी ने किसी पे गलत इल्जाम तो नहीं लगा दिया, या फिर एक कोई सस्पिशन है, उस पर्सन का वाकई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, वो सस्पिशियस आदमी है,
या उसकी बातों में सस्पेशन दिख रहा है, तभी पुलिस जो है उसको अरेस्ट करे और नॉन अवेलेबल वारंट में अंदर, नॉन अवेलेबल केस में उसको अंदर डाले। ऐसे में कई बार जो क्वेश्चन भी किया गया है कि पुलिस की जो रीजनिंग है उसे कौन क्वेश्चन करेगा, मतलब वो कौन चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि पुलिस की जो रीजनिंग है वो आर्बिट्ररी हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने बाद में कोर्ट में ये कहा कि जज साहब मैं तो अपने हिसाब से ठीक समझ रहा था, बाद में चीजें जो है वो दूसरी निकली। तो सीआरपीसी के साथ एक बड़ी दिक्कत है, मतलब इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स हो जाती हैं वो बाद में देखा जाता है मलाइस कंप्लेंट, वो लोग बाद में कोर्ट से बरी हो जाते हैं। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस का इशू है। तो यही एक बात हो सकती है कि यहाँ पे अगर आपने कॉग्निजेबल ऑफेंस इस लैंड ग्रैबिंग को बनाया तो मे भी हो सकता है कि अगर कोई प्रूफ ना हो या बाद में लेटर ऑन जाके पता चले कि उस पर्सन ने लैंड ग्रैब नहीं किया तो लॉ का मिसयूज भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जहां पे उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया। देखो तमिलनाडु में काफी लंबे समय से कवायद चलती थी, ब्रिटिशर्स के टाइम से कवायद चल रही थी। जो टेम्पल्स हैं वो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अब हम नहीं मेंटेन करेंगे, इसलिए वो टेम्पल्स जो है वो मठ को ट्रांसफर करने लग गए। फिर 1925 में एक चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट पास किया गया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1959 में एक्सेप्ट किया। तो इसके चलते क्या है कि तमिलनाडु में जो भी टेम्पल्स हैं, लगभग 40,000 प्लस टेम्पल्स हैं, ये 40,000 जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं ये यही एक्ट कंट्रोल करता है। और लगभग 5 लाख एकड़ जो प्रॉपर्टी है टेम्पल्स की वो एचआर एंड सीई डिपार्टमेंट, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल डिपार्टमेंट जो है, एंडोमेंट डिपार्टमेंट जो है इन लैंड्स को मेंटेन करता है। अब एग्जैक्टली देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि बार बार कंप्लेंट्स इनके पास आ रही थी कि बहुत ज्यादा लैंड ग्रैबिंग चल रही है। तो उन्होंने क्या किया, सेक्शन 78A में कुछ चेंजेस कर दिए। 78 बात करते हैं इंक्रोचमेंट, अगर कोई पर्सन लैंड इंक्रोच कर लेता है तो असिस्टेंट कमिश्नर जो है, जिस भी असिस्टेंट कमिश्नर का उस टेम्पल पे जुरिसडिक्शन लगता है वो उसकी कंप्लेंट कर सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि असिस्टेंट कमिश्नर ने कंप्लेंट नहीं करी तो फिर उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यही चेंज किया कि सेक्शन 79B का जो सब सेक्शन 3 है उसमें चेंजेस कर दिए और ये कह दिया कि अगर कोई भी लैंड ग्रैब का केस आता है तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसको लगता है कि लैंड ग्रैब हुई है, कोई भी ऐसा पर्सन जो अफेयर से रिलेटेड है, टेम्पल अफेयर से रिलेटेड है, कोई ऐसा पर्सन जिसकी आप कह सकते हैं जिसके इश्यूज यहाँ पे रिलेटेड हैं, ठीक है, या फिर वो अटैच्ड है, वो हिंदू है या किसी धर्म से है, तो वो कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, वो उस पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है। और जैसे ही वो कंप्लेंट कर देगा वैसे ही पुलिस जो है कॉग्निजेबल एक्शन यहाँ पे ले लेगी। तो अगर मतलब किसी भी पर्सन का इंटरेस्ट है उस टेम्पल मैनेजमेंट में या फिर टेम्पल से रिलेटेड तो वो जाके कंप्लेन कर सकता है। तो हमने क्या देखा, पहले जो कंप्लेन करने का मैकेनिज्म था ये कमिश्नर के पास था, अब ये लेके जनरल पब्लिक के पास आ गया। अगर मुझे ऐसा लगता है कि ए पर्सन ने लैंड ग्रैब कर लिया तो मैं उस ए पर्सन की कंप्लेंट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं कंप्लेंट करूंगा पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो एक्ट है काफी चर्चा में भी रहा है, अच्छे कॉज के लिए, खराब बातों के लिए भी। इसको ना हटाने की कई बार से पिटीशन जो है हाई कोर्ट्स में फाइल की गई है। अब जैसे कि आप देखें 2020 में भी एक पिटीशन फाइल की गई थी कि ये जो एक्ट है ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पिटिशनर ने ये कहा कि हम भारत की बात करते हैं कि भारत एक सेक्युलर नेशन है, तो सेक्युलर नेशन में स्टेट के पास पावर नहीं होती टेम्पल मैनेज करने की, ठीक है। टेम्पल तो एक पर्सनल अफेयर है। आर्टिकल 25 में हमारा जो रिलीजन को प्रैक्टिस करने का राइट है वो एक इंडिविजुअल राइट है। आर्टिकल 26 में मंदिर चलाने का, रिलीजियस प्रॉपर्टी ओन करने का जो राइट है वो ट्रस्ट के पास है, उस रिलीजन के लोगों के पास है। तो सरकार कहां से आ गई, गवर्नमेंट कहां से टेम्पल्स मैनेज कर रही है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो यूएसए वाला सेक्युलरिज्म नहीं है। यूएसए में तो सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो जाता है कि स्टेट और रिलीजन कंप्लीटली सेपरेबल है। इंडिया में हम प्रिंसिपल डिस्टेंस को फॉलो करते हैं। हमें ऐसा लगता है जहां जहां पे हमें रिलीजन को बेटर करना है, हमें जहां जहां पे रिलीजन को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है, लोगों को रिलीजियस एक्टिविटीज को सपोर्ट करना है, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो इसलिए कहा गया ये जो एक्ट है ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इसी तरह से आपको याद होगा जगी वासुदेव सदगुरु ने भी एक कैंपेन चलाया था, हैशटैग चलाया था कि टेम्पल्स को फ्री करो, ठीक है। तो फ्री तमिलनाडु टेम्पल कैंपेन चली थी और उसमें ये कहा गया था कि जो एक्ट है इसमें सरकार इतने सारे टेम्पल्स को मैनेज कर रही है। अब सरकार के मैनेजमेंट में बहुत करप्शन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, जितना चंदा आता है मंदिर में वो मिसयूज होता है। तो ये कहा गया था कि टेम्पल फ्री करो। फ्री टेम्पल मूवमेंट भी कहते हैं कि जून में ये चलाया गया था। लेकिन सरकार ने भी अपनी सफाई में कहा कि देखो कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नमेंट इतनी बड़ी बॉडी, मतलब इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठे तो थोड़ा बहुत करप्शन तो चलता है, लेकिन जितना भी पैसा
मंदिर में आता है, हुंडी बॉक्सेस में आता है, टिकट सेल में आता है, रेंट से आता है, लीज कलेक्शन से आता है, वो सब हम टेम्पल के ही कार्य में, टेम्पल के ही डेवलपमेंट में लगा देते हैं। तो एग्जैक्टली यहीं पे गवर्नमेंट यहाँ पे थोड़ी सी सचेत हो गई है कि देखो ये जो एक्ट है ये बहुत नेसेसरी है। हम इस एक्ट में इस तरह के इंक्लूजन्स कर रहे हैं, इस तरह के अमेंडमेंट्स कर रहे हैं जिससे कि लैंड ग्रैब ना हो पाए और गवर्नमेंट बेटर एंड एफिशिएंट वे में इन टेम्पल्स को मैनेज कर पाए। तो इतना ही जानना था इस एंडोमेंट एक्ट के बारे में। मिलेंगे अगले सेशन में और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।